दुबई वाली बहू का जंगल में घर और रसोई। बेटे के लिए कर्जा लेकर पढ़ाया लिखाया और समझ में नहीं आ रहा कि कर्जा कैसे चुकाया जाए। सोचा था जी बेटे को दुबई भेज देंगे तो सारा कर्जा पेड हो जाएगा, लेकिन जब से वो दुबई गया है माँ बाप का हाल खबर तक नहीं लिया हमारे बेटे ने। अरे ऐसी नालायक औलाद से अच्छा तो मैं बेऔलाद रहता, कम से कम कर्जा तो नहीं होता। प्रधान रोज धमका कर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। पापा बनिए के भी 5,000 रुपए बाकी हैं। अब बनिए ने सामान देने से मना कर दिया। आस पड़ोस वालों के भी 100, 50,000, 500 ऐसे बाकी हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया का कर्जा हमने ही खा लिया है। अनाज है घर में या कुछ भी नहीं है? बस वही थोड़ा सा चावल है, बना देती हूँ। नमक चावल खा लेंगे जी। जिसके बाद सुगंधा चावल उबालने के लिए रख देती है। तभी प्रधान घर आता है। अरे ओ महेश, कहाँ हो? है? आज कर्जा पेड करने की बात हुई थी, फिर से गुल हो गया क्या? देख आज कोई बहाना नहीं चलेगा, या तो पैसा दे या तो घर खाली कर। महेश रोते हुए प्रधान के सामने घुटनों पर आ जाता है। वहीं आस पड़ोस के 4 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। मैं अपने बेटे से बात करने की कोशिश में लगा हूँ। जैसे ही फोन लग जाएगा मैं सारे पैसे दे दूंगा प्रधान जी, बस 2 से 3 दिन की मोहलत और दे दो। तो पैसे देने से रहा, लेकिन याद रख 3 दिन, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा। प्रधान किसी को बोलने का मौका नहीं देता, बस इसलिए ये 3 दिन देकर जा रहा हूँ। जिसके बाद प्रधान वहाँ से चला जाता है। वहीं पड़ोसी आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। पूरे 1.5 लाख रुपए बाकी है प्रधान जी के, मेरे खुद 500 बाकी है। तेरे 500 बाकी है, मेरे 1500 बाकी है। 2 महीने पहले दवा करवाने के नाम पर लिए थे, मैंने दया करके दे दिए, आज तक वापस नहीं मिले। तुम लोग 500 और 1500 देकर उछल रही हो। गांव भर से इन लोगों के लाखों बाकी हो गए हैं। मुझे तो लगता है गांव वाले ने धक्के मारकर बाहर निकालने वाले हैं। इनकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि इन्हें कोई ज्यादा दिन रहने देगा। सही कह रही हो चाची जी, मुझे भी यही लगता है। मेरी सास बता रही थी इन लोगों की हरकत, बेटा काम करे दुबई और यहाँ येड़ा बनकर पेड़ा खाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और घर वाले बहुत कोशिश करते हैं कि नीरज का फोन आए, नीरज से बात हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। आज फिर से प्रधान आने वाला था। पापा आपकी डायरी में दुबई का एक नंबर लिखा था ना, जहाँ भैया काम करते थे, जहाँ से वो पहले फोन किया करते थे। हाँ बेटा, अच्छा याद दिलाया, मैं वहाँ कॉल करके देखता हूँ, क्या पता बात हो जाए। महेश अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें लिखे गए दुबई के नंबर पर पड़ोसी के फोन से कॉल लगाते हैं। हेलो नीरज। नीरज नहीं, जतिन बोल रहा हूँ। नीरज तो कब का काम छोड़ कर चला गया। नीरज का कोई और नंबर है क्या? नहीं, कोई नंबर नहीं है। नीरज का तो नाम मत लो, बेहतर अवसर मिला तो मेरे काम को ठुकरा कर चला गया। फिर जतिन मुंह पर फोन रख देता है और अब घर वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं थोड़ी ही देर में प्रधान अपने 4 मस्तंडे आदमियों के साथ वहां आता है। क्या हुआ, हो गया पैसों का इंतजाम? नहीं मालिक, नहीं हो पाया। देख भाई महेश, तू मेरे भाई की उम्र का है, इसलिए अब तक मैं लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ। अब बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ पर, और या फिर मैं धक्के मार कर निकालूं। प्रधान वहीं खड़े खड़े महेश और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती करता है और फिर वो गठरी में अपना सामान बांधकर वहां से घर से बाहर आकर बैठ जाते हैं। तभी अरे ओ महेश, अब यहाँ क्या बैठा है? अब ये घर मेरा हुआ और तुम यहाँ भी नहीं बैठ सकते। चलो निकलो यहाँ से, कहीं और डेरा डालो, भिखमंगे कहीं के। प्रधान जी आपने इन्हें घर से निकालकर गलती की, मैं तो कहती हूँ गांव से ही निकाल दो। वो क्या है ना, कुछ नहीं कर करके भी गांव वालों से इन लोगों ने एक भारी कर्जा उठाया है, जो चुकाए न चुकाए जब तक कमाई ना हो। किसी से 500, किसी से 100, किसी से 5,000, इस तरह सबसे इन्होंने अच्छे खासे पैसे लिए हैं। बनिए के खुद 5,000 बाकी है। हाँ प्रधान जी, ये सच है। बेघर होते ही गांव के लोग भी महेश के परिवार के खिलाफ हो जाते हैं और सभी उन्हें गांव से धक्के मारकर बाहर निकालने की बात करने लगते हैं। इनको कहो हमारे भी पैसे चुकाएं या फिर गांव से निकालो। अब हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मत करो। महेश, सुगंधा और तारा हाथ जोड़कर गांव वालों से माफी मांगते हैं और गांव में रहने की आज्ञा मांगते हैं, लेकिन गांव वाले एक नहीं सुनते और उन्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। जी, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा दीदी के पास चलते हैं, कुछ दिन का सहारा तो मिल ही जाएगा। बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। हाँ चलो, छोटी हमारे हालात समझेगी। महेश और सुगंधा बड़ी उम्मीद से महेश की छोटी बहन के घर जाते हैं, जो कि बहुत अमीर घर में ब्याही थी। लो आ गए भिखमंगे, गांव भर में नाक कटाकर अब यहाँ क्या कर रहे हो भैया भाभी? दीदी आप तो ऐसा मत कहो, कम से कम
भिखमंगों को भिखमंगा ना कहूँ तो क्या कहूँ, यहाँ भी तो भीख मांगने के इरादे से ही आए हो ना। देखो पहले ही बता दे रही हूँ, इस घर में कोई जगह नहीं है आप लोगों के लिए, तो रहने के इरादे से आए हो तो अभी दफा हो। भूल गई दीदी वो दिन जब आपकी शादी के लिए मैंने अपने जेवर गिरवी रखे थे और आपकी शादी धूमधाम से अमीर घर में हमने ही की, ताकि आपको कभी जिंदगी में गरीबी न देखनी पड़े। और उसी कारण सालों तक हमने गरीबी सही। सब बढ़िया है, समय पड़ने पर सब अपनी औकात दिखा देते हैं। अब सुगंधा का परिवार हर जगह से उम्मीद हार गया था। अब उनके पास कोई जगह नहीं बची थी जहां वो जा सके, और गांव भी ऐसी जगह था कि उसके बाहर केवल जंगल था। माँ, अब तो मैं कहती हूँ हमें जंगल में जाकर रहना चाहिए। ये इंसानों से अच्छे तो जंगली जानवर हैं, या तो मिलकर रहेंगे या फिर खा जाएंगे। ऐसा मत बोल तारा, सब सही होगा। अजी, तारा सही कह रही है, जंगल ही जाते हैं, कम से कम सुकून और शांति से रह पाएंगे। जिसके बाद तीनों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। बीच में घना जंगल था, फिर एक नदी का किनारा। बीच जंगल में रुकना ठीक नहीं है, हम नदी के दूसरे किनारे पर घर बनाकर रह सकते हैं। वो क्या है ना, इस किनारे पर जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, तो वो किनारा ज्यादा सेफ है। जिसके बाद महेश, सुगंधा और तारा नदी के दूसरे किनारे पर जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो हम सोने बैठने के लिए एक छोटी झोपड़ी बांध सकते हैं। वैसे भी यहाँ ढेर सारे सूखे पत्ते और घास हैं और लकड़ियाँ भी हैं, तो इससे एक छोटी सी कुटिया तो बन ही जाएगी। जिसके बाद महेश, सुगंधा और तारा मिलकर सूखी घास, लकड़ी और सूखे पत्तों की मदद से एक छोटी सी कुटिया तैयार करते हैं, जहां तीनों लोग आराम से सो बैठ सकें। और उस रात तीनों जमीन पर सूखे पत्ते बिछाकर उस कुटिया में सोते हैं। कुटिया में जमीन पर सोने के कारण पूरे हाथ पैर लाल पड़ गए। जंगल में कुछ फलों के पेड़ हैं, मैं फल लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों ये कुटिया को और सही कर दो ताकि रहने के लायक हो जाए। महेश चले जाते हैं। वहीं तारा और सुगंधा अपने काम में लग जाती हैं। सुगंधा जंगल में रहने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती हैं, वहीं तारा वहां पड़े सूखे पत्तों से गद्दा बनाती है ताकि सोने के लिए तीनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं गांव में आज बहुत हलचल थी। इस सोने से लदी हुई कौन सी फॉरेनर हमारे गांव में आ गई? क्या हमारे गांव में कोई शूटिंग होने वाली है? अरे बहन, कौन हीरोइन आई है, मुझे भी तो बताओ। देखो तो कैसे इतना सोना लाता है, और वो भी इस महंगाई के जमाने में। इस लड़की के साथ में तो सुगंधा काकी का दुबई वाला बेटा है, नीरज। कहीं ये नीरज की बीवी तो नहीं? रुको, अभी पता करती हूँ। गोमती तुरंत नीरज के पास जाती है। अरे नीरज बेटा, तू आ गया। ये साथ में मॉडल कौन है? नई गर्लफ्रेंड है क्या? देखा नव्या, मैंने कहा था अगर हम बिना शादी किए आएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अच्छा हुआ हमने शादी कर ली। हाँ, यहाँ तो लोगों को बस गॉसिप चाहिए। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है मेरी। वैसे मेरे माता पिता कहाँ हैं? घर पर ताला लगा हुआ है। आज माता पिता की याद आई। बेचारा बूढ़ा बाप तुझसे बात करने के लिए कितना परेशान था पता है, लेकिन कहाँ नसीब था, गांव वालों ने धक्के मारकर गांव से निकाल दिया। तेरी पढ़ाई लिखाई में लिया हुआ कर्ज नहीं भर पाए इसलिए। ये सुनकर नीरज का दिल टूट जाता है। उसके पेरेंट्स को उसके कारण बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। ये क्या दुबई की बहू है? हाँ, लेकिन इसे छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? जंगल में ही गए थे। अब पता नहीं शेर चीता खा गया या अभी जिंदा है। जाओ देख लो खुद ही। जिसके बाद नीरज नव्या को लेकर वहाँ से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। लड़की इतना सोना चांदी लाद कर लाई थी, ये नहीं कि हमारा ही कर्ज चुका कर जाती। वहीं दोनों पति पत्नी अब जंगल में महेश और सुगंधा को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और घने जंगल में आने के बाद एक पल को वो थक कर उम्मीद हार जाते हैं। वो जिंदा भी होंगे? हम कितने अंदर आ गए जंगल में, अब तक मम्मी पापा जी का कोई सुराग नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा गाँव के रहे हैं, उन्हें ऐसे जंगल में जीवन बिताना आता है। वो जहाँ भी है यहाँ सेफ है। यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा। जहाँ पानी होगा वो वहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना पानी के रहना बड़ा मुश्किल है। ये तुम्हारे ट्रैक की वजह से तुम्हारी स्किल्स काफी काम आती है। वैसे ये गहने उतार कर रख दो, जंगल में डाकू भी रहते हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें लूट लेंगे। जिसके बाद नव्या सारे गहने उतार कर अपने पर्स में रख लेती है और दोनों पति पत्नी नदी की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर में नदी के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि नदी के किनारे दूसरे किनारे पर कुटिया बनी हुई है। दोनों उस कुटिया के पास जाते हैं जहां महेश, सुगंधा और तारा बैठे हुए थे और तीनों बहुत उदास थे। माँ, भैया आ गया, देखो भैया आ गया। नीरज को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा कहाँ था तू? अब तक हमने बहुत कोशिश की तुझ तक पहुँचने की, लेकिन नहीं पहुँच पाए। अब तो सब खराब हो गया। पापा,
आप चिंता मत करो, अब सब सही हो जाएगा। वैसे ये लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड? तुझे पता है ना किसी कुंवारी लड़की को ऐसे साथ नहीं लाते। साथ में शादी करके ले आया हूँ, बहू है आपकी। काव्या के मॉडर्न कपड़े, गले में पतला मंगलसूत्र और माथे का हल्का सिंदूर सास को दिखता ही नहीं, और सास सोचती है कि वो नीरज की गर्लफ्रेंड है। काव्या और नीरज माँ पापा के पैर छूते और दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माँ पापा, आपके परेशान होने वाले दिन गए, अब आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम है ना, सब सही होगा। इस जंगल में क्या सही होगा बेटा? माँ जी, आप अपनी दुबई वाली बहू का कमाल देखते जाओ। जिन लोगों ने आपको गांव से निकाला था, वही सम्मान से आपके घर आपको लेने आएंगे। बहू की बात घर वालों को समझ नहीं आती है, लेकिन नीरज अपनी दुबई वाली बीवी के कहने का मतलब समझ गया था। बस कुछ दिन और, फिर आप लोगों को इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की रात तो सब कुटिया के अंदर ही सोते हैं। वहीं अगले दिन सुबह ही नव्या जंगल से लकड़ियां बटोरने में लग जाती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? हमारे नए घर को बनाने की तैयारी। पापा जी और नीरज, आप दोनों जंगल में जितनी भी टूटी हुई डाल हैं और जो पेड़ों के गट्ठर हैं वो लेकर आओ और उन लकड़ियों के पटरे बना कर दो। फिर नीरज और महेश जंगल की सारी टूटी टहनियां लेकर आते हैं और कटे पेड़ों के गट्ठर से भी लकड़ी के पटरे निकालते हैं। लो, ये हो गया। इतने में क्या होगा, और चाहिए? वैसे अभी एक काम करो, बाजार से छेनी हथौड़ी ले आते आओ और ढेर सारे कील। उसके बाद आप अब पटरे कट करना। बहू, तू करना क्या चाह रही है? कुछ मत कर, वरना समाज यही कहेगा दुबई की बहू आई थी, उससे काम करवा करवा कर मार डाला हमने। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप ज्यादा मत सोचो माँ जी। थोड़ी ही देर में नीरज बाजार से कील हथौड़ी लेकर आ जाता है और नव्या अपना काम शुरू करती है। नव्या नीरज और महेश की मदद से एक एक पटरा जोड़ती है, सारे पटरों की कील लगाकर अच्छे से मजबूत करती है और बॉक्स के आकार में तैयार करती है। बहू, ये 10 बाई 20 का इतना बड़ा बॉक्स। पापा जी, देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। नव्या पहले सारे पटरों को जोड़कर बॉक्स के आकार में तैयार करती है और फिर उन्हें सीधा रखकर सारे बॉक्स को आपस में जॉइंट कर देती है। जिसे हम बड़ा बॉक्स समझ रहे थे, वो तो असल में कमरे थे। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप, वो असल में कमरे थे। देखो, 3 मास्टर बेडरूम तैयार हो गए। अब बस हॉल बनाना है और रसोई तैयार करनी है। बहू, तूने ये सब कहाँ से सीखा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तूने 2 दिन में अपनी दिन रात की मेहनत और लगन से इतना बड़ा मजबूत घर बनाकर तैयार कर दिया। देखकर ही यकीन नहीं हो रहा। माँ जी, अभी घर तैयार कहाँ हुआ है, अभी बहुत सारे काम बाकी है। जिसके बाद नव्या ऐसे ही लकड़ी के पटरों को जोड़कर बड़ा सा हॉल बनाती है, बालकनी बनाती है और फिर एक बड़ी रसोई बनाती है जिसमें डबल प्लेटफॉर्म किचन होता है। ऊपर कैबिनेट्स भी बने होते हैं और नीचे बर्तन रखने के लिए ट्रॉली होती है। भाभी, आप कोई कारपेंटर थी क्या दुबई में, जो आपको लकड़ी का इतना बढ़िया घर बनाना आता है? तारा की बात पर नीरज और नव्या हंस पड़ते हैं। अब्रॉड में लकड़ी के घर ही होते हैं और वहाँ के लिए ये आम बात है। वैसे मेरी बात की जाए तो मुझे ना ट्रैवल का बहुत शौक है। मैं 9 साल की थी जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ और इस ड्यूरेशन में कई बार ऐसा हुआ कि घर नहीं मिलता रहने को, तो ऐसे ही जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, इसीलिए मुझे ये सब आता है। बहू की कहानी सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एक दुबई की लड़की जो 9 साल से ट्रैवल कर रही हो, वो हर चीज में माहिर हो। कोई इंडियन बहू आती तो वो भी इतनी गुणी ना होती जितनी मेरी बहू गुणी है। घर अब लगभग तैयार हो चुका था। मजबूत लकड़ी की दीवारें, ऊपर पत्तों और लकड़ी से बना छप्पर, 3 कमरे, एक बड़ा हॉल, बालकनी और खुली हवादार रसोई। लेकिन फिर भी घर के अंदर एक अजीब सा सूनापन था। दीवारें थी, छत थी, मगर घर जैसा एहसास नहीं आ रहा था। बहू, घर तो बन गया, लेकिन बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। बैठने का कुछ नहीं है, रखने का कुछ है नहीं। हाँ बहू, बस जमीन पर बैठना ही पड़ता है। उम्र हो गई है, पीठ भी जवाब देने लगी है। भाभी, अब आपका ही जादू चलेगा। आप जब से आई हो सब कुछ बदल गया है। अरे, इसमें क्या है? घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उन चीजों से जो उसमें रखी जाती हैं। आप लोग देखना, आज शाम तक ये घर पूरा घर लगेगा। नव्या पास पड़ी लकड़ियों को ध्यान से देखने लगती है। कुछ मोटे तने, कुछ चौड़े पटरे और कुछ पतली लकड़ियां। उसके दिमाग में जैसे नक्शा बनता चला जाता है। नीरज, पापा जी, आप दोनों मेरी मदद करोगे? अब तो रोज का यही काम है। बताओ क्या करना है? अरे बहू, जो बोलेगी वही करेंगे। अब तो हमें भी मजा आने लगा है।
नव्या सबसे पहले बैठने के लिए फर्नीचर बनाने का फैसला करती है। वो मोटे लकड़ी के पटरों को जमीन पर जमाती है, फिर ऊपर से चौड़े पटरे जोड़कर एक लंबा सा ढांचा बनाती है। पापा जी, जरा ये कील मजबूती से ठोकना। सोफा ऐसा होना चाहिए कि सालों चले। नीरज और महेश की मदद से धीरे धीरे एक बड़ा सा लकड़ी का सोफा तैयार हो जाता है। फिर उसी तरह 2 कुर्सियां और एक छोटी मेज बनती है। भाभी, ये तो सच में सोफा लग रहा है। जंगल में बैठकर ऐसा फर्नीचर कौन बनाता है? बहू, आज तो मन ही खुश हो गया। अब इस सोफे पर बैठकर लगेगा कि ये सच में हमारा घर है। इसके बाद नव्या बेड की तरफ ध्यान देती है। वो लकड़ी के मजबूत ढांचे पर सूखे पत्तों और घास से बने गद्दों को अच्छे से सहेज कर रखती है। माँ जी, ये पत्तों का गद्दा नरम रहेगा। ऊपर से अगर हम कपड़े बिछा दें तो बिल्कुल आरामदायक हो जाएगा। बहू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। अब बारी थी खाने की जगह की। हॉल के एक कोने में नव्या लकड़ी से एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल बनवाती है और उसके चारों ओर बेंच जैसी कुर्सियां। अब तो हम साथ बैठकर खाना खाएंगे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। घर का अंदरूनी हिस्सा अब काफी भर चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, रसोई। सुगंधा मिट्टी से चूल्हा बनाने में लगी हुई थी, हाथों में मिट्टी, चेहरे पर चिंता। बहू, लकड़ी जला जला कर खाना बनाएंगे तो जंगल की लकड़ी भी खत्म हो जाएगी और धुआं अलग। माँ जी, आपने गोबर गैस का नाम सुना है? गोबर गैस? वो शहरों में होता है, यहाँ जंगल में कैसे? जंगल में ही तो सबसे आसान है। यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं है। गाय, भैंस, हिरन, सबका गोबर मिलेगा। हम एक छोटा सा गोबर गैस प्लांट बनाएंगे। बहू, ये सब भी आता है तुझे? पापा जी, ट्रैवलिंग सिर्फ घूमना नहीं सिखाती, जीना सिखाती है। कई देशों में मैंने ऐसे सिस्टम देखे हैं। अगले ही दिन से नव्या जंगल में जानवरों का गोबर इकट्ठा करने लगती है। नीरज और तारा भी उसकी मदद करते हैं। एक गड्ढा खोदा जाता है, मिट्टी से ढका जाता है और धीरे धीरे गोबर गैस का छोटा प्लांट तैयार होता है। कुछ ही दिनों में रसोई तक गैस का कनेक्शन आ जाता है। बहू, आज तो चूल्हे में आग बिना धुएं के जल रही है। माँ जी, अब आपको कभी आंखों में जलन नहीं होगी। रसोई अब पूरी तरह बदल चुकी थी। लकड़ी का डबल प्लेटफॉर्म, ऊपर अलमारियां, नीचे ट्रॉली और गैस से जलता चूल्हा। एक दिन नव्या नीरज से कहती है, नीरज, मुझे बाजार जाना है। देखो, घर तो हमने लकड़ी का बना लिया, लेकिन बर्तनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तुम्हें तो पता है ना, मुझे घर में डाइनिंग टेबल पर क्रॉकरी सेट ही अच्छे लगते हैं। हाँ पता है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे ट्रैवल के कमाए हुए पैसे, मैंने उन्हें खर्च कहाँ किया। अभी तो उससे बिजनेस स्टार्ट करना है। तुम भूल गए? उसी में से कुछ पैसे मैं निकाल लूंगी। घर तब पूरा होता है जब उसमें बर्तन चमकते हो। नीरज नव्या को लेकर बाजार जाता है। नव्या वहाँ से सुंदर सा क्रॉकरी सेट खरीदती है, प्लेटें, कटोरियाँ, गिलास, सब कुछ। जब वो क्रॉकरी घर में सजी डाइनिंग टेबल पर रखी जाती है तो पूरा घर चमक उठता है। भाभी, अब तो ये घर जंगल का महल लग रहा है। सच कहूँ, गांव में किसी के पास ऐसा घर नहीं होगा। बहू, लेकिन गांव वालों ने जो हमारे साथ किया, क्या वो कभी माफी मांगेंगे? पापा जी, समय सब सिखा देता है। जब उन्हें लगेगा कि आपने हार नहीं मानी, तब वो खुद चलकर आएंगे। दिन बीतते जाते हैं। जंगल में बना ये घर अब एक मिसाल बन चुका था, साफ सुथरा, व्यवस्थित और शांत। एक दिन दूर से कुछ आवाजें आती हैं। वही गांव वाले प्रधान, गोमती, कांति, सुषमा सब चुपचाप खड़े होकर घर को देखते हैं। ये तो वही लोग हैं जिन्हें हमने निकाल दिया था। और देखो कैसे घर बना लिया इन्होंने। सुगंधा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही होती है। आंखों में दर्द भी है और आत्मसम्मान भी। माँ जी, आप देखना, आज आपकी जीत का दिन है। अरे ये तो वही महेश का परिवार है ना? हाँ प्रधान जी, लेकिन घर देखो, जंगल में ऐसा घर। हमने तो सोचा था ये लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो। इतने में सुगंधा बाहर आ जाती है। उसकी नजर गांव वालों पर पड़ते ही वो एक पल को ठिठक जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। आओ, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वहीं सुगंधा, जिसे कभी उन्होंने हाथ जोड़ते देखा था, आज पूरे आत्मसम्मान के साथ उन्हें घर के अंदर बुला रही थी। अरे अगर ठीक समझे तो। कोई अगर मगर नहीं प्रधान जी, मेहमान हो, अंदर आओ। सभी लोग धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वो हॉल में पहुंचते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लकड़ी का बड़ा हॉल, साफ सुथरा फर्श, मजबूत सोफा, टेबल, कुर्सियां, दीवारों पर करीने टंगे हुए सामान। फिर एक एक करके वो तीनों कमरे देखते हैं। तीनों मास्टर बेडरूम, सजे हुए बेड, साफ बिछावन। ये सब जंगल में? अरे बाप रे, ऐसे तो हमारे गांव के घरों में भी नहीं है। फिर सबकी नजर रसोई पर जाती है। डबल प्लेटफॉर्म किचन, ऊपर अलमारियां, नीचे ट्रॉली और गोबर गैस से जलता हुआ चूल्हा। ये गैस?
गोबर गैस है, बिना धुएं की, बिना लकड़ी की। अब तक नव्या अंदर से बाहर आती है, चेहरे पर शांति, आंखों में आत्मविश्वास। आओ आप सब बैठो, बाहर खड़े खड़े थक गए होगे। नव्या सबको सोफे और कुर्सियों पर बैठाती है, तारा पानी लाती है। महेश चुपचाप सब देख रहा होता है। कुछ पल पहले तक जो लोग ताने मार रहे थे, आज उनके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बहू तूने तो कमाल कर दिया, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। नव्या बिना कुछ कहे रसोई में जाती है। थोड़ी देर में ट्रे में चाय, गुड़, भुने चने और घर की बनी रोटियां लेकर आती है। ये लीजिए, जंगल में है लेकिन मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। वहीं बहू, जिसे उन्होंने दुबई की लड़की कहकर ताना मारा था, आज पूरे सम्मान के साथ उनकी खातिरदारी कर रही थी। बहू, हमने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। अरे जो हो गया वो हो गया प्रधान जी। पापा जी सही कह रहे हैं, बीती बातों को पकड़कर बैठना सही नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद नव्या खुद आगे बोलती है। और हाँ, आप सब जिन जिन के पैसे हमारे ऊपर बाकी हैं, वो भी मैं चुका दूंगी। क्या? 2 महीने में 1-1 रुपया किसी का भी पैसा नहीं रुकेगा। हमें शर्म आ रही है बहू। प्रधान खड़ा हो जाता है। महेश, सुगंधा, अगर तुम चाहो तो गांव वापस आ सकते हो। सुगंधा एक पल के लिए नव्या की तरफ देखती है। माँ जी, आपको जो सही लगे। अभी नहीं, जब समय आएगा तब देखेंगे। गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। जाते जाते सबके चेहरे बदले हुए थे। तानों की जगह सम्मान था। कुछ दिन बाद नव्या नीरज और महेश को साथ में बैठाती है। अब अगला कदम लेना है। कौन सा? गांव वाला हमारा पुराना घर, वो वापस लेना है। अरे वो तो प्रधान के पास है लेकिन बिकेगा। अब हमारा होगा फिर से। कुछ ही दिनों में नव्या प्रधान से मिलती है। पुराने घर की कीमत जो थी उससे 2 गुने पैसे देकर वो घर खरीद लेती है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। जिस घर से निकाला था उसी को 2 गुने दाम में खरीद लिया। घर खरीदते ही नव्या वहाँ काम शुरू करवा देती है। यहाँ क्या करने वाली हो? कपड़ों का कारखाना। कारखाना? पापा जी, दुबई में जिन कपड़ों के डिजाइन बनते थे वो सब यहीं भारत के छोटे गांव से जाते थे। डिजाइन दुबई में होते थे, फिर वापस इंडिया आते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पैसा और समय बर्बाद होता था। और अब सब यही होगा। डिजाइन, सिलाई, पैकिंग सब इंडिया में। पैसा भी बचेगा और रोजगार भी यही मिलेगा और हमारी कमाई भी होगी। धीरे धीरे मशीनें लगाई जाती हैं। गांव की औरतें जो कभी ताने मार रही थी, आज काम सीखने आती हैं। बहू, हमें भी काम मिल जाएगा। यही तो मकसद है, गांव अपने पैरों पर खड़ा हो। 2 महीने पूरे होते ही नव्या एक एक करके सबका पैसा चुका देती है। आज वही गांव जो कभी धक्के मार रहा था, अब दुबई वाली बहू का नाम सम्मान से लेता है। बहू, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। माँ जी, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस हालात से हार नहीं मानी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जिस गांव ने कभी महेश और उसके परिवार को धक्के मारकर निकाला था, वही गांव अब उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। दुबई वाली बहू के आने से सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव बदल चुका था। कपड़ों का कारखाना पूरी तरह चलने लगा था। रोज सुबह मशीनों की आवाज के साथ गांव में एक नई उम्मीद जागती। पहले जो औरतें घरों में बैठकर दूसरों की बुराई करती थी, आज वही औरतें मेहनत से काम करती दिखती। बहू, आज पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होने का एहसास हो रहा है। हमें नहीं लगा था कि तुम हमें भी आगे बढ़ने का मौका दोगी। जब सब साथ बढ़ेंगे तभी असली तरक्की होगी। नीरज अब कारखाने का पूरा हिसाब किताब संभालता था। महेश को फिर से इज्जत मिली थी। लोग अब उन्हें कर्जदार नहीं बल्कि कारखाने वाले महेश जी कहकर बुलाते थे। बहू, आज लोग सलाह लेने आते हैं। ये सब तेरी वजह से है। पापा जी, ये आपकी मेहनत का फल है। मैंने बस रास्ता दिखाया है। सुगंधा की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई थी। जिस औरत ने कभी नमक चावल खाकर दिन काटे थे, आज वही औरत रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती थी। गोबर गैस से चलता चूल्हा, सजी धजी रसोई और मुस्कुराता चेहरा, सब कुछ बदला बदला सा था। बहू, आज रसोई में खड़े होकर थकान नहीं, सुकून मिलता है। अब दुबई वाली बहू अपने पूरे ठाट बाट के साथ रहने लगी थी। कभी सादा कपड़ों में जंगल में लकड़ी उठाने वाली नव्या अब सोने चांदी के गहनों से सजी रहती। गले में भारी हार, हाथों में कंगन, पैरों में पायल। उसकी हर चाल में आत्मविश्वास झलकता। लेकिन उसका ठाठ सिर्फ दिखावे का नहीं था। उसने अपने ससुराल वालों को भी उसी ठाट बाट में रखा। सुगंधा को अच्छे कपड़े, महेश के लिए सम्मान और तारा के लिए पढ़ाई और सपनों की उड़ान। भाभी, अब मैं भी आगे पढ़ूंगी और आपके जैसी बनूंगी। तुम मुझसे भी आगे जाओगी, यही चाहती हूँ। गांव में अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि महेश के परिवार को नीची नजर से देखे। जो कभी ताने देते थे, आज वही लोग सम्मान से नमस्ते करते हैं। अरे बहू, तुमने गांव की तस्वीर बदल दी।
मैंने नहीं, हम सब ने मिलकर बदली है। शाम के समय जंगल वाले घर की बालकनी में खड़ी नव्या दूर तक फैले हरियाली को देखती है। वहीं जंगल जिसने कभी डर दिया था आज उसे सुकून देता था। पास ही सुगंधा बैठी थी, चेहरे पर संतोष की रेखाएं। बहू, अगर तू ना आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। माँ जी, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। आज महेश का परिवार कर्ज से मुक्त था, सम्मान से जी रहा था और खुश था। दुबई वाली बहू ने साबित कर दिया था कि असली अमीरी गहनों में नहीं बल्कि सोच और हिम्मत में होती है। वही अब सभी जंगल वाले घर में सम्मान से जीने लगते हैं और गांव की फैक्ट्री में काम करके खुद भी कमाते और लोगों को रोजगार देके खुशी से रहने लगते हैं।